पिछली बार हम लोगों ने एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ की चर्चा की थी जिसको हम लोग गॉस लॉ कहते हैं। और वो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को और जिन चार्जेस के द्वारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है उस चार्जेस को रिलेट करता है। और वो हम लोगों ने लिखा था डाइवर्जेंस ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस किसी पॉइंट के ऊपर बराबर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसी पॉइंट के ऊपर और डिवाइडेड बाय ये यूनिवर्सल कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्म में जब हम ये गॉसेस लॉ लिखते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होता है ऐसा मान रहे हैं हम, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आपको पता है कि कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिराक डेल्टा फंक्शंस का इस्तेमाल करके उनको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखाई जा सकता है। तो इसलिए ये मोस्ट जनरल टाइप का इक्वेशन है। और ये डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या है, ये हमने इसकी भी चर्चा की थी कि अगर किसी पॉइंट पर हमें ये डाइवर्जेंस ऑफ ई चाहिए तो उस पॉइंट के अराउंड हम एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे, एक वॉल्यूम बनाएंगे जिसके अंदर वो पॉइंट रहे, और उस वॉल्यूम का जो सरफेस है जिसके अंदर ये पॉइंट है उस सरफेस पर हम ये सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट डी ए, यानी उसके सरफेस के ऊपर हम एक और छोटा हिस्सा ले करके और वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ क्या डी ए वेक्टर है, यानी एरिया और फिर आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ डायरेक्शन, ये डी ए वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना और पूरे सरफेस पर उसको इंटीग्रेट करना, उसको जोड़ना। हम लोग सर्कल यहाँ पर डालते हैं क्लोज सरफेस बताने के लिए, और इसको भाग लगाते हैं उस वॉल्यूम से। ये जो वॉल्यूम बनाया है उस वॉल्यूम से भाग लगाते हैं, और तब हम कहते हैं कि इसका जो लिमिट है एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वो हमारा इस पॉइंट पर डाइवर्जेंस है। तो ये गणित का इस तरीके का मामला है। किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए आप ऐसा डाइवर्जेंस बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ये चर्चाएं की थी। और अगर आप इस डाइवर्जेंस ऑफ ई को देखें, इस इक्वेशन के आधार के ऊपर देखें, और मान लीजिए किसी पॉइंट पे ये ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है। किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस जब निकालते हैं, ये चीज़ जब निकालते हैं तो पॉजिटिव आती है, अर्थात ये ई डॉट डी ए, इसका अर्थ हो गया कि ये जो ई डॉट डी ए आप कर रहे हैं ये पॉजिटिव है। और कितना भी छोटा वॉल्यूम ले लें, उस पॉइंट के अराउंड कितना भी छोटा वॉल्यूम ले लें तो वो पॉजिटिव ही हमेशा रह रहा है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जबकि जो फील्ड है, देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डीए है, और इनका ये डॉट प्रोडक्ट है, और इसको पॉजिटिव होना है, और हर जगह पॉजिटिव होना है, क्योंकि कितना भी छोटा लेना है, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, वैसा करके अगर वो बन रहा होता तो वैसी हालत में किसी के लिए ज़रूर हो सकता था, लेकिन हर एक छोटे से छोटे में आप चले जाएं तो भी वो पॉजिटिव ही मिलना है, तो हर जगह पॉजिटिव है। और वैसा होने का अर्थ है कि इसके बीच का जो ये एंगल है, इस एंगल को एक्यूट एंगल होना पड़ेगा, और एसेंशियली ये इसके बराबर है, रो के बराबर है डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि रो इज पॉजिटिव, वहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉइंट पर कोई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़रूर है। तो अगर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इमिनेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है, अगर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो वहाँ से फील्ड लाइंस जो ऐसा निकलती हैं। पॉइंट चार्ज के लिए ये है बात, अगर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इस तरह का रेडियल नहीं निकलने वाला है, लेकिन हाँ हर एक छोटे से आप सोच सकते हैं कि वो हर एक छोटे से अगर सोचे कि उतना ही चार्ज है केवल, तो फिर उससे ऐसे रेडियली आउटवर्ड फील्ड निकलते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ई अगर ग्रेटर है कि उस पॉइंट पर एक सोर्स है फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहाँ से कि बाहर की तरफ फील्ड निकल रहा है। तो इसी प्रकार से अगर डाइवर्जेंस ऑफ ई नेगेटिव हो जाए तो उसका मतलब है कि वहाँ पे जो रो है वो नेगेटिव है, और रो नेगेटिव होने का अर्थ है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं हो के नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड उसकी तरफ ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप सब परिचित हैं,
ऐसे अगर नेगेटिव चार्ज कोई है तो फील्ड उसकी तरफ ऐसा जाता हुआ लगता है। हालांकि ये स्टैटिक फील्ड है, कुछ जा आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसके डायरेक्शन को बताने के लिए अगर हम एरो लगा दें तो ऐसे नज़र आता है कि हाँ ये सब इसके अंदर में घुस रहे हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सोर्स है और ये सिंक है। ये सोर्स है जहाँ से पैदा कर रहे हैं और ये सिंक है जिसके अंदर में ये सारे घुस रहे। याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं अभी हम, और कभी भी कुछ जा आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ चित्र ऐसा नज़र आता है। तो ये डाइवर्जेंस की बात है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस, जीरो डाइवर्जेंस। जीरो अगर है, अगर डाइवर्जेंस ऑफ ई कहीं पर जीरो है तो इसका मतलब है कि उस जगह पे रो इज जीरो, कोई चार्ज डेंसिटी वहाँ पे नहीं है। वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, चार्ज फ्री है। तो ये इनके अर्थ हैं। तो हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें कि हम लोग एक फील्ड लेते हैं, और वो फील्ड मान लीजिए हमारा दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन। रीजन मतलब जगह, रीजन मतलब जगह। तो हमारे पूरे स्पेस के अंदर में कोई एक जगह है, एक कोई वॉल्यूम है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। उसके बाहर क्या है वो उसकी बात नहीं कर रहे। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज E is equal to some k times constant times x I cap plus y j cap plus z k cap। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी अगर आप ज्योमेट्री सोचिए कि ये किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, ऐसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसा दिखेगा, तो आप तो देखो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इसको अगर आप देखते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कोई पॉइंट अगर जिस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड उसके अगर कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये है वो वेक्टर। ये जो अंदर में ये वेक्टर है, ये वेक्टर ये है, पोजीशन वेक्टर है, और उसके प्रोपोर्शनल k टाइम्स दिस। तो यानी किसी भी पॉइंट पर आप देखें तो फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ऐसा है, इस तरफ को है। यहां अगर देखेंगे तो इस तरफ को है, यहां अगर देखेंगे इस तरफ को है, यहां अगर देखेंगे तो इस तरफ को है, इस तरफ को है, ऐसा। यहां अगर देखेंगे तो इस तरफ को है, ऐसा। तो डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड है उस ओरिजिन से। और जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैग्नीट्यूड है वो इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये पूरा वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है। तो अगर हम इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो मेरा वेक्टर ये इतना मैग्नीट्यूड दिस टाइम्स के, और अगर यहाँ ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा टाइम्स के। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो फील्ड बढ़ता जा रहा है, और ओरिजिन के ऊपर ही अगर है, ओरिजिन पर ही है, 0 0 0 पर ही है तो फील्ड 0 है। तो ओरिजिन पर फील्ड 0 है, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाता है प्रोपोर्शनेटली, जितना डिस्टेंस उतना ज़्यादा फील्ड, और हमेशा रेडियली आउटवर्ड। इस टाइप का ये फील्ड है। आपने क्लास 12 में इस तरीके का फील्ड ज़रूर पढ़ा होगा, हम आपको भी याद दिलाएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द चार्ज डेंसिटी। इन दैट रीजन, जहां की हम बात कर रहे हैं, जिस दूरी की, जिस वॉल्यूम की, जिस स्पेस के जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या चार्ज डेंसिटी है जिसके कारण से ऐसा फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। ये मेरा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम डाइवर्जेंस ऑफ ई कैलकुलेट करेंगे और हमें ये मिल जाएगा। और डाइवर्जेंस ऑफ ई कैसे कैलकुलेट करना, ये तो परिभाषा है, लेकिन हम लोग इससे जाने की हमेशा ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि
इसका वैल्यू, इसके लिए एक्सप्रेशंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोगों ने निकाल के रखे हुए हैं और हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों एक्सप्रेशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें तो अभी एक ही चाहिएगा क्योंकि कार्टेशियन में चीज़ें दी हुई है, लेकिन फिर भी हम तीनों लिख देते हैं। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर में डाइवर्जेंस ई को अगर आप लिखेंगे तो उसको आप लिखते हैं डेल ई एक्स डेल एक्स प्लस डेल ई वाई डेल वाई प्लस डेल ई जेड डेल जेड। और अगर स्फेरिकल में लिखते हैं तो यही चीज़ क्या हो जाती है, यही चीज़ हो जाती है 1/r स्क्वायर डेल डेल आर और आर स्क्वायर ई आर ऐसा, प्लस 1/r साइन थीटा और डेल डेल थीटा और फिर यहाँ पे साइन थीटा इंटू ई थीटा और प्लस 1/r साइन थीटा और डेल डेल फाई और डेल ई फाई डेल फाई ऐसा। क्या है ये अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जो एक्स वाई जेड एक्सेस हैं, हमने इसकी चर्चा की थी, उन्हीं एक्स वाई जेड एक्सेस को हम इस्तेमाल करेंगे। और कोई पॉइंट अगर स्पेस में कहीं पर कोई पॉइंट है तो उसकी ओरिजिन से जो दूरी है वो आर है, वो आर है। ये जो आर सारे दिख रहे हैं, इतने सारे आर दिख रहे हैं। और जेड एक्सिस से उस पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है वो थीटा है। ये जो थीटा आपको दिख रहे हैं ये वो थीटा है। फाई निकालने के लिए आप यहाँ से ये वो जो ओ जेड है और ये ओ पी है, इस वाले प्लेन को देखिएगा, इस वाले प्लेन को देखिएगा। और ये प्लेन जो है, जो जेड ओ पी, ये वाला जो प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन को जहाँ कट कर रहा है तो उसके बीच का ये एंगल, ये यहाँ से फाई, अर्थात यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए एक्स वाई प्लेन के ऊपर, वो फाई है। तो ऐसा अगर आर थीटा फाई में आप काम कर रहे हैं तो फिर ये एक्सप्रेशन है। सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर आप काम करते हैं तो उसकी मैंने अभी बहुत चर्चा नहीं की है, लेकिन मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, जब कभी इस्तेमाल होगा तो मैं इसके सिंबल्स की चर्चा करूँगा। 1/s डेल डेल एस और s टाइम्स ए एस ऐसा, प्लस 1/s डेल ए फाई डेल फाई और प्लस डेल ए जेड डेल जेड। यहाँ जो हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम एस, फाई और जेड, ऐसे ये तीन कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं। ये सिंबल्स भी अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं। जेड सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, फाई अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह पे कई सारे लोग रो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रो चूँकि हम लोग बार बार चार्ज डेंसिटी के लिए लिखने वाले हैं तो हम एस का इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध किताब ग्रिफिथ्स है वो भी एस का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी पसंदीदा किताब भी है वो। तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ऐसा, तो हम अपने प्रॉब्लम पे वापस आए। हम लोग अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ई एक्स, ई वाई, ई जेड ये क्या है ये देख लें हम लोग। तो ई एक्स यानी एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप वाला, अर्थात ई एक्स जो है वो है के टाइम्स एक्स। उसी तरह ई वाई है के टाइम्स वाई और ई जेड है के टाइम्स जेड। ई वाई यानी जे कैप वाला कॉम्पोनेंट के इंटू वाई और ई जेड मतलब के कैप के पीछे जो है के इंटू जेड। और यहाँ लिखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर डेल डेल एक्स ऑफ, डेल डेल एक्स ऑफ ई एक्स, ई एक्स अर्थात के टाइम्स एक्स प्लस, और डेल डेल एक्स का क्या मतलब है कि आपको x की अपेक्षा डिफरेंशिएट करना है और इसके एक्सप्रेशन में अगर कोई y है, अगर कोई z है तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। हमारे यहाँ पर कोई yz है नहीं, लेकिन अगर कोई होता
तो हम उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते इस डिफरेंशिएशन के समय, प्लस डेल डेल वाई ऑफ ई वाई, ई वाई का मतलब है k टाइम्स वाई, एंड प्लस डेल डेल z ऑफ ई जेड अर्थात k टाइम्स z। और ये आप करें, ये डिफरेंशिएट करें k, ये डिफरेंशिएट करें k, और ये डिफरेंशिएट करें k, यानी 3k। तो उस पूरे रीजियन में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। जो फील्ड है वो वैरी कर रहा है, फील्ड ओरिजिन से जितनी दूरी पर आप फील्ड ढूंढ रहे हैं उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे फील्ड बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऐसा फील्ड प्रोड्यूस कौन कर सकता है? ऐसा फील्ड प्रोड्यूस ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 3k, और इसलिए रो उस पूरे रीजन में रो बराबर 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स k। ये हमारा निकल करके आता है। इसी प्रॉब्लम को आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी हल कर सकते थे, क्योंकि बहुत आसान है। ये प्रॉब्लम जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जैसे हमने कहा ये हमारे पोजीशन वेक्टर है, ये पूरा हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो आप इसको लिख सकते हैं E बराबर k टाइम्स आर वेक्टर, ऐसा k टाइम्स आर वेक्टर। तो इसका क्या डायरेक्शन है? रेडियली आउटवर्ड है, अर्थात आर कैप के डायरेक्शन में है। ध्यान होगा आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कैप, अर्थात आपको थीटा बदलना नहीं है, आपको फाई बदलना नहीं है, सिर्फ आर बदलना है। तो जिधर ओपी है तो उसी डायरेक्शन में आप आर को आगे बढ़ाइए, वो आर कैप का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये पोजीशन वेक्टर है। तो इसलिए इसमें जो आर कंपोनेंट है, आर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है k इंटू आर, है ना। k इंटू ये आर वेक्टर है यहाँ पे, लेकिन इस वेक्टर में दो चीज़ें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड है, एक इसका डायरेक्शन है, और डायरेक्शन आर कैप वाला ही डायरेक्शन है, और हम आर कैप की ही तरफ का कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए वो कंपोनेंट जो मिलना है वो जस्ट k इंटू आर मिलना है। कोई थीटा डायरेक्शन में कुछ नहीं है, फाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो इसलिए ई थीटा इज 0, ई फाई इज 0। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो ये ऐसा लिखेंगे ई आर बराबर के आर मिलेगा, ई थीटा बराबर 0 मिलेगा, और ई फाई बराबर भी 0 मिलेगा। और आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अब डाइवर्जेंस ऑफ ई के लिए इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कीजिए। तो आप देखें यहाँ पर ई थीटा 0 है, तो ये पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ई फाई 0 है, तो ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को लिखना है। तो इसको शुरू करें। डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 1 बाई आर स्क्वायर डेल डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू ई आर है k टाइम्स आर इंटू k टाइम्स आर, ये बस, बाकी 0 है। तो ये क्या हो गया 1 बाई आर स्क्वायर और डेल डेल आर ऑफ k टाइम्स आर क्यूब, k टाइम्स आर क्यूब। k कांस्टेंट है, आप बाहर लिख सकते हैं k बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद बचा आर क्यूब को डिफरेंशिएट करना है आर की अपेक्षा, और वो आर क्यूब को जब डिफरेंशिएट करेंगे आर की अपेक्षा तो बनेगा 3r स्क्वायर। तो ये गुना 3r स्क्वायर, और आप देख रहे हैं कि ये भी ये आर स्क्वायर ख़त्म हो करके ये भी 3k बन गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 3k हमने यहाँ भी लाया था, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 3k हमने यहाँ भी लाया। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मैंने अलग अलग इस्तेमाल किए हैं, मगर डाइवर्जेंस वही है, क्योंकि डाइवर्जेंस की परिभाषा वही है। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टॉ एंड टॉ डेल्टा टॉ गोइंग टू 0, वो चीज़ वही है। उसी के लिए ये भी एक्सप्रेशन है, उसी के लिए ये भी एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से भी आपका रो जो है वो 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू के।
अब ये कब आया था आपके स्टडीज़ में इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन? आपने ज़रूर किया होगा कि अगर कोई स्फीयर है और उस स्फीयर के पूरे वॉल्यूम के अंदर में अगर एक कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी है, इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर अगर एक कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी है, ऐसा कहें कि एक चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वॉल्यूम, इस प्रकार का प्रॉब्लम आपने ज़रूर बनाया होगा। और उसका आपने ज़रूर किया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ओरिजिन पे 0 होता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, R अगर आपने इधर प्लॉट किया, E अगर इधर प्लॉट किया, तो वो बढ़ता ही चला जाता है, R के प्रोपोर्शनल बढ़ता चला जाता है और सरफेस पे आके मैक्सिमम हो जाता है। और इसके आगे अगर आप बढ़ें तो फिर वो 1/r² के अनुसार ऐसा, ये ग्राफ आपको शायद याद हो कि जब आपने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए कभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हो तो वो इस प्रकार का निकल करके आता है। तो ऐसा हम लोगों का ये डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ये मुख्य रूप से गॉसेस लॉ का सिद्धांत है। तो अब अगले क्लास में हम एक और प्रॉब्लम लेंगे इसी के ऊपर, और वो भी आपका जाना पहचाना, बहुत ही जाना पहचाना प्रॉब्लम होगा। हम आपको बल्कि बता भी दें, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेने वाले हैं अब, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लेने वाले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम कांस्टेंट टाइम्स, या उसको भी हम लोग डिफाइन कर ही दे सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r² इन r डायरेक्शन। यानी बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज Q रखा हुआ है और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन हम अभी सारी चीज़ उल्टी कर रहे हैं, पलट रहे हैं। हमें पता नहीं है कि चार्ज कहाँ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम निकालेंगे कि वो चार्ज कहाँ हैं, कौन से चार्ज हैं, वो कैसे बटे हुए हैं, कहाँ पर हैं, जो इस तरह का फील्ड पैदा कर सकते हैं। तो ये गॉस लॉ का इस्तेमाल करके और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे मालूम है तो यहाँ से हम कैसे पता करें कि वो कौन सा चार्ज है जो ऐसा प्रोड्यूस कर सकता है, इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। और बहुत सारे गणित की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर में से हमें सीखने को मिलेंगी।